नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपी स्पेशल का आज हमारा जो होगा वो सेकंड सेशन होगा। पहला जो सेक्शन है वो कि मतलब सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का, वो चैनल पे अपलोडेड है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। डिटेल में पूरा देखेंगे कि प्रश्न कैसे भी आए वो आप उनको करने में अच्छी तरीके से सक्षम हो, फंसने फंसाने वाली बात ना रहे उसमें। तो सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे कि जो मतलब ये गोंडवाना लैंड का भाग है, लंबाई चौड़ाई क्या है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, मतलब बेसिक चीज़ें पहले देख लेंगे। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो जो भौगोलिक विभाजन है वो 3 टाइप में होता है। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, फिर दक्षिण का पठारी भाग या जिसको कि हम प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहते हैं। इसके बाद भाबर और तराई क्षेत्र को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, विद डिफिनीशन, विद एग्जाम्पल, सब कुछ कवर करेंगे कि अगर मान लिया मुख्य परीक्षा में भी लिखने के लिए आता है तो आप उनको यहाँ से कवर कर सकें। उसके बाद फिर गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र क्या होता है, और इसको 2 पार्ट में यानी इसके 2 उप क्षेत्र हैं, दैट इज खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। उसके बाद फिर दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसके बारे में डिटेल कि क्या एरिया है, वहाँ पे क्या मिनरल पाए जाते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी स्पेशल की पूरी सीरीज हम करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक मिलेंगे, लगभग 20 टॉपिक हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि हम यहाँ पे करेंगे, और 20 चैप्टर्स में पूरे यूपी स्पेशल को कवर करेंगे। इसी आप ये कह सकते हैं कि इसी में पूरा मतलब मिनरल है और सारा जो माउंटेन और मतलब जो भी आएगा वो सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए परीक्षाओं में, और कुछ एमसीक्यू, वो भी इस सेशन के लास्ट में होंगे, जैसे कि पहले सेक्शन में हमने करके रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कई बार तो यही फैक्ट पूछा गया है कि किसका भाग है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है, इसे दक्कन के पठार के भी नाम से जाना जाता है। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, खैर वो आपने पहले भी सेशन में देखी है, तो 650 किलोमीटर है। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें आप, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो वो कितनी है, वो 240 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें आप कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर के 31 डिग्री 25 मिनट उत्तरी। ठीक है, और जो इसका देशांतरी विस्तार है वो कितना है, तो वो है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक का। तो ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है किसका, उत्तर प्रदेश का। सारी चीजें, छोटी सी छोटी चीज भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, उनको आपको बताने वाले हैं। तो प्रश्न अब आप समझ सकते हैं कि मतलब छूटने वाली स्थिति में नहीं होगा। तो ये तो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, या आप ये कह सकते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। देखिए, इसके जो विभाजन अगर आप करेंगे उत्तर प्रदेश का, तो 3 भागों में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से 3 पार्ट हो सकते हैं, तो भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी भाग, या उसी को हम प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे भाबर और जो तराई रीजन है इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। देखिए, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूरब में कुशीनगर तक जो एक पतली पट्टी पाई जाती है, उस पट्टी को भाबर और तराई क्षेत्र कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पश्चिम में कहाँ से, सहारनपुर से, और पूर्व में कहाँ तक, कुशीनगर तक। ठीक है, पूर्व में कुशीनगर तक जो एक पट्टी पाई जाती है पतली, वो रीजन होता है भाबर और तराई रीजन का। भाबर क्षेत्र उत्तर में होता है, लेकिन जो तराई रीजन है वो कहाँ है, उसके मतलब ठीक सटे हुए थोड़ा सा उसके दक्षिण में है। तो यहाँ पे ये भी नोट कर दीजिए कि भाबर जो है ये उत्तर में है, और जो तराई रीजन है ये उसी के सटा हुआ दक्षिण क्षेत्र में है, यानी भाबर के उत्तर में तराई रीजन है। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो भाबर क्षेत्र है और तराई क्षेत्र है। आइए समझते हैं भाबर क्षेत्र होता क्या है। देखिए, भाबर क्षेत्र जो है वो शिवालिक हिमालय के समानांतर उसके जो गिरिपाद में फैला हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, और जिसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है कंकड़, पत्थर और चट्टानों से हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि जो नदियां पर्वतों से नीचे उतरी तो वो अपने साथ जो अवसाद लाई, उन्होंने वहां पे उस भाबर क्षेत्र में उसको बिखरा दिया पूरा। इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो बिजनौर,
और सहारनपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, पीलीभीत और शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, और उसके बाद लखीमपुर खीरी जिलों में है। लखीमपुर खीरी जिलों में इसका विस्तार, किस क्षेत्र का, भाबर क्षेत्र का यहाँ पे विस्तार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ नदियाँ क्या होती हैं, जब पर्वतों से उतरती हैं तो यहाँ जो कंकड़ पत्थर ये सब जमा होते हैं, इसी में आके नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और जल जो होता है वो चट्टानों के मध्य या उसके नीचे प्रवाहित होता है, जिससे नदियाँ आगे चल के फिर से प्रकट हो जाती हैं। इसी क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आके नदियाँ बिल्कुल पूरी तरीके से पत्थरों के नीचे बहना शुरू करती है, वो क्षेत्र कैसा है, वो भाबर क्षेत्र है। अब अगर उपजाऊपन की दृष्टि से आप देखें तो जाहिर सी बात है ये कैसा क्षेत्र होगा, कम उपजाऊ क्षेत्र होगा, क्योंकि कंकड़ पत्थर में क्या पैदा होगा, कम उपजाऊ क्षेत्र है ये। और इस क्षेत्र की मृदा कैसी होती है, तो कृषि की जाहिर सी बात है मतलब अनुपयुक्त होती है। पश्चिम में 34 किलोमीटर पूरब की ओर ये सकरा है। पश्चिम में अगर आप इसकी चौड़ाई देखें तो 34 किलोमीटर, और पूर्व की ओर ये क्या है, पूर्व की ओर सकरा है, ये पूर्व की ओर सकरा है। ठीक है, तो ये भाबर क्षेत्र का पूरा डिटेल था। आई होप भाबर क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगी। ये आपको जियोग्राफी में भी हेल्प करेगा। जब आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। डिफिनीशन आपको याद होगी कि भाबर क्षेत्र क्या होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि भाबर के समानांतर दक्षिण में जो नमी युक्त दलदली क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो भाबर के कहाँ पे, दक्षिण में होगा, नमी युक्त जो दलदली क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र में ही नदियां आके प्रकट होती है। जैसे हमने आपको बताया ना कि भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है, तो जब प्रकट होती हैं तो वो नदियां कहाँ पे प्रकट होती हैं, तो वो तराई क्षेत्र में प्रकट होती हैं। तो यहीं पर नदियां प्रकट होती हैं। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब भाबर क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं या पत्थरों के नीचे बहना शुरू करती हैं, वो तराई क्षेत्र में आके फिर से प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पे महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वर्तमान की अगर बात करें तो तराई का जो भूमि होता है वो मतलब उसको अब कृषि योग्य बना लिया गया है और इस क्षेत्र में गन्ना, धान, इन सारी चीज़ों की मतलब काफ़ी अच्छी खेती होती है और कई जगह पे तो जूट वूट भी ये उगाया जाता है। तो कृषि अगर आप यहाँ लिखें तो गन्ना है, धान है और जूट है, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे कृषि होती है। इस क्षेत्र में मलेरिया जैसी बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, मच्छर ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो वो हम देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है सहारनपुर से लेकर के, सहारनपुर से कहाँ तक, देवरिया तक है, देवरिया तक है ये। ठीक है, और सहारनपुर की ओर ये थोड़ा सकरा है, देवरिया की तरफ लगभग 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, सहारनपुर की तरफ, सहारनपुर की तरफ या और सकरा है और देवरिया की तरफ क्या है, ये देवरिया की तरफ लगभग 80 टू 90 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये भाबर और तराई क्षेत्र था जो कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन आप करेंगे तो उसका ये पहला पार्ट था। ठीक है, चलिए इसके बाद गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो इसी को कहते हैं द एलुवियल प्लेन। तो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, भाबर तराई क्षेत्र, जो भाबर और तराई क्षेत्र हमने ऊपर देखा, उसके दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच ये अवस्थित होता है। तो भाबर तराई जो रीजन होता है, तराई क्षेत्र के क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच ये लोकेटेड है। ठीक है, और ये एक विस्तृत सामान्यतः समतल और उपजाऊ भाग है। इसी को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। गंगा यमुना का दोआब इसी को कहा जाता है। ठीक है, लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी इसके दो उपक्षेत्र बनाए जाते हैं। देखिए निक्षेपों की अगर आप जो, या आप ये कहें कि डिपॉजिट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर इस मैदान को खादर और बांगर क्षेत्रों के मतलब अलग अलग पार्ट में
डिवाइड किया जाता है। अब जो निक्षेप हैं वो कहाँ से आए, तो जाहिर सी बात है गंगा और यमुना या फिर उसकी जो मतलब सहायक नदियाँ उनके द्वारा जो बहा कर लाए गए काप है, कीचड़, बालू, निक्षेप, इन सारी चीज़ों से ये निक्षेप बने और उन्हीं निक्षेपों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। तो अब खादर क्षेत्र के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो देखिए नदी के पास वाला वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ बाढ़ आती है उसी को कहा जाता है खादर क्षेत्र। यानी बार बार नई मिट्टियाँ आ जाती हैं और यहाँ पे मतलब लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण ये जो मृदा होती है उसका मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण होता रहता है, क्यों होता रहता है कि भाई हर बार बाढ़ आ रही है तो बार बार नई मिट्टी ऊपर चढ़ती जाती है और इसी के कारण ये मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मृदा यहाँ पे पाई जाती है किस क्षेत्र में, खादर क्षेत्र में। इसके बाद अगर आप बांगर क्षेत्र की बात करें कि बांगर क्षेत्र कैसा होता है, तो जो नदी से दूर वाला क्षेत्र होता है, आप ये कह सकते हैं कि नदी द्वारा जो लाई गई मिट्टी से पाटा तो वो भी जाता है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है बार बार, यानी बार बार बाढ़ नहीं आती यहाँ पे, बाढ़ नहीं होता तो बाढ़ वाली मिट्टी से ही है। लेकिन अब समझ लीजिए, मान लिया ये आपकी नदी है, ठीक है, तो ये जो रीजन होगा ये तो हो गया खादर का, ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला ये जो रीजन हो गया ये हो गया बांगर का। जो मिट्टी लाई गई ये भी नदी की है, लेकिन ये जो मिट्टी है ये बार बार रेन्यूएट नहीं हो पा रही, लेकिन ये जो मिट्टी है ये बार बार रेन्यूएट हो रही है, ठीक है। तो ये जो होता है ये बांगर क्षेत्र होता है। देखिए जिसमें क्या होता है, वही बात की मिट्टी का जो नवीनीकरण बार बार नहीं हो पाता है। ये क्षेत्र कैसा होता है, ये मैदान की ऊंचाई पर होते हैं और खादर जो होता है ये, और बांगर जो होता है वो खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, अपेक्षा कम उपजाऊ, ठीक है। तो ये जो था गंगा और यमुना का मैदान था, जो यानी जो एलुवियल प्लेन था उसका पूरा डिटेल था। बांगर क्षेत्र क्या होता है, खादर क्षेत्र क्या होता है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। देखिए पठारी क्षेत्र मध्य में मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। आप अगर मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसे क्या कहा जाता है, इसे बुंदेलखंड के पठार के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। और ये क्षेत्र कैसा किस से बना हुआ, तो ये चट्टानों का बना हुआ है, चट्टानों का बना है, ठीक है। ये जो पठारी क्षेत्र है इसकी जो एवरेज हाइट है यानी सामान्य जो ऊंचाई है, सामान्य ऊंचाई अगर आप देखें कितनी है, तो सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। और यहाँ पे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिले जो ऐसे हैं जहाँ पे कैमूर और सोनाकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो लगभग 600 मीटर तक के आसपास के हैं। तो ये भी नोट कर दीजिए, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे कैमूर एवं सोनाकार जो पहाड़ियाँ हैं, सोनाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इनकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 600 मीटर के आसपास है, ठीक है। जो कि आप ये कह सकते हैं कि दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार इसी क्षेत्र में आते हैं। तो बुंदेलखंड का और बघेलखंड ये दोनों पठार इसी क्षेत्र में आते हैं। बघेलखंड का पठार, ठीक है, वो इसी रीजन को कवर करते हैं। अब आप ये देखें कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से हुआ है, नीस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पठार हैं वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। और इसमें क्या क्या उगेगा, तो दलहन है और तिलहन है, इनका उत्पादन होता है, तिलहन का उत्पादन होता है, ठीक है। बुंदेलखंड के पठार में अगर आप देखें तो दक्षिण पश्चिम में कुछ भाग पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, जो कि जानते हैं आपकी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अब हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के पठार में कितने ज़िले आते हैं। बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड पठार में कितने ज़िले आते हैं, तो वहाँ पे 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला जो है वो है ललितपुर, और दूसरा है वो है झांसी, और तीसरे नंबर पे आएगा जालौन, ये सब याद रखिएगा, हमीरपुर, और चौथे नंबर पर आएगा महोबा, और 5वें नंबर पर आएगा बांदा, और 6ठे नंबर पर आएगा चित्रकूट। तो ललितपुर है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये 7 जिले
बुंदेलखंड पठार से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आप देखें कि बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड का जो पठार है उससे कितने डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड हैं, तो उससे जो डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड है वो है 3। कौन कौन से, वो है मिर्जापुर, दूसरे नंबर पर आएगा सोनभद्र और तीसरे नंबर पर आएगा चंदौली। ठीक है, तो बुंदेलखंड से जो पठार है वहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट उससे रिलेट करते हैं और बघेलखंड के पठार से 3 डिस्ट्रिक्ट रिलेट करते हैं। और बाकी बुंदेलखंड का पठार जो है वो, हाँ ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ है, कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, तो बुंदेलखंड और विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में थी, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स के हिसाब से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो सारे हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं इसके जो इससे रिलेटेड जो MCQ है। इसमें सबसे पहला जो MCQ दिया गया है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो जो वो प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा हमने ऊपर भी डिस्कस ही किया है, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकार एवं कैमूर किस जनपद में अवस्थित है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने ऊपर डिस्कस की हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च चोटी, उच्च पहाड़ी कौन सी है। तो ये जो पहाड़ी है ये है सोनाकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ पे शिवालिक है, हिमालय, हिमालय का भाग है शिवालिक, हिमालय नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विंध्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अगर भौतिक विभाजन में, अभी हमने ऊपर देखा कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था उसके फिजिकल डिवीजन को। तो भाबर तराई क्षेत्र था, गंगा का मैदानी क्षेत्र था, दक्षिण का पठारी भाग भी था, रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़िए आप तो फिर ऐसे ही होते हैं कि मतलब आपने अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर आपके लिए MCQ एक खेल है और कुछ नहीं। आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नवीन कांप निक्षेप हैं इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको खादर कहा जाता है। दो चीज़ें थी, एक खादर एक बांगर। भाबर क्षेत्र अलग हो गया, तराई क्षेत्र अलग हो गया। इन चारों के बारे में डिस्कशन हमने ऊपर अभी किया है। ये नवीन है, अभी जो पुराने होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको बांगर कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है, ये क्या जाना जाता है, ये बुंदेलखंड का पठार इस नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप पीछे करके आप देखेंगे तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कि बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और बघेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है। तो ये जो मिलती है ये कंकरीले क्षेत्र में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ है। तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण है अभी हमने ऊपर देखा ही है, तो वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं, आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सबसे लास्ट वाला क्या है, वो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान है, जो सॉरी हाँ, और पहला क्या है, पहला इसमें भाबर या तराई क्षेत्र है। तो भाबर तराई क्षेत्र, गंगा यमुना मैदान और प्रायद्वीप पठार का भाग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है पूछा गया है। तो ये कितनी है, 300 मीटर है, कहीं कहीं 600 मीटर भी पाई गई है, लेकिन अगर एवरेज की बात करेंगे तो वो 300 मीटर ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के मानर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के मानर क्षेत्र में कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है? देखिए, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है? अब जाहिर सी बात है, तराई क्षेत्र में नदी निकल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे वो समतल होगी भूमि, तभी नदी बह रही है। नम होगी, पानी का बहाव हमेशा होता रहता है, पानी कहीं रुका भी रहता तो दलदली भी होगी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो यहाँ पे जो मतलब फसल है, उसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, तो वो की जाती है गेहूं की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? अब इसका तो मुझे लगता है आप कमेंट करके खुद ही बता सकते हैं कि कौन सा तराई क्षेत्र, सॉरी, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें से सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, खादर होगा। भांबर नहीं होगा, तराई नहीं होगा, बांगर नहीं होगा, खादर होगा, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी बार बार नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जा रही है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उन्हीं पे है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तराई क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? अब तराई क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है? गन्ने और धान की खेती की जाती है। जो लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं उन्हें पता होगा। इसके बाद पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है बांगर क्षेत्र में। ठीक है, खादर क्षेत्र में तो नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भांबर अलग हो गया और तराई एक अलग चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? अभी हमने बताया आपको 7 जिले बुंदेलखंड में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जिला बुंदेलखंड का है। अब यहाँ पे महोबा जो है बुंदेलखंड का है, बाकी एटा औरैया और चंदौली ये बुंदेलखंड का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में।